हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलजीत यादव आप सबका विजन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रैकियोस्टोमी। ये प्रोसीजर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो नोरसेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआई हो, या फिर आप कहें तो डीएसएसबी का एग्जाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आईसीयू में काम करेंगे या क्रिटिकल केयर यूनिट में जब आप काम करेंगे तो इस तरह के प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट्स को आपको डील करना होता है। तो वहाँ पे आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, किन पेशेंट्स को ट्रैकियोस्टोमी लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, केयर कैसा होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले मैं एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि विजन नर्सिंग क्लासेस की ओर से प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विजन ई नर्सिंग। जिसका नाम साथियों क्या है? विजन ई नर्सिंग। तो आप लोग इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। ई नर्सिंग, विजन ई नर्सिंग के नाम से एक ऐप आपके प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ से आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कुछ के आप लोगों से जो उनका पे है वो लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नोट्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, ये सब आपको कुछ फ्री क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मैं बिना कोई डिले किए हुए आज का सेशन शुरू करता हूं। उससे पहले एक जानकारी और ले लें कि हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, यहाँ तीनों पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं इनके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो साथियों, अब नेक्स्ट हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का मेरा टॉपिक है ट्रैकियोस्टोमी। आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड के अंदर कि ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ कि ट्रैकियोस्टोमी का पेशेंट कैसा दिखेगा। आप उसको इमेजिन कर सके। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने ट्रैकियोस्टोमी के पेशेंट्स को नहीं देखा हो, तो दिखने में कैसा लगता है वो पेशेंट। एक बार आपको डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि जो पेशेंट का जो नेक एरिया है वहां पे एक बैंड टाइप की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डली हुई है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को डालना ही आपका प्रोसीजर क्या कहलाता है? ट्रैकियोस्टोमी कहलाता है। अब इसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे देखो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ट्यूब, इस ट्यूब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज ट्रैकियोस्टोमी। तो ट्रैकियोस्टोमी का जो पेशेंट होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। हॉस्पिटल्स में जब आप जाएंगे तब देखेंगे। चलो, जब भी हम कोई प्रोसीजर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें इस प्रोसीजर को पढ़ना है तो पहला मेरा पॉइंट है डेफिनेशन। आप लोगों से सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी का मतलब क्या है? तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, एक ट्रैकियो और एक ओस्टोमी। इन दोनों का मतलब भी बच्चों आप लोगों को समझ में आता होगा। ट्रैकियो का मतलब ये हमेशा डिफाइन करता है कि आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन है, किस पे क्या काम होने वाला है, उस चीज को डिफाइन करता है। ट्रैकियो का मतलब ट्रेकिया और ओस्टोमी का मतलब हमेशा होता है ओपनिंग। अब यहां से आपको एक डेफिनेशन निकल के आई जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रैकियोस्टोमी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की आर्टिफिशियल ओपनिंग करना ही ट्रैकियोस्टोमी कहलाता है। एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन अब एग्जामिनर और ज्यादा थोड़ा सा आपका एडवांस हो गया है। उसने अब की बार ये ऑप्शन में रखा ही नहीं और उसने दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, ये भी बोल सकता है कि ट्रैकियोस्टोमी का मतलब ये भी हो सकता है ओपनिंग ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वही आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो आप लोग बोलना ओपनिंग ऑफ द
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान देना। देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको एनाटॉमी के आधार पे इसको पढ़ने के लिए हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर मैं अपर रेस्पिरेटरी की बात करूं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो आपने देखा होगा नोज है, या फिर नेजल केविटी है, या फिर माउथ है, या फिर फेरिंक्स है, और फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स है। ये सारे पार्ट, लैरिंक्स तक के पार्ट हैं, ये सारे आपके अपर एयरवे या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट कहलाते हैं। इसके बाद लैरिंक्स के बाद आपका स्टार्ट होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया दो भागों में बट जाता है, जिसको आप कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट पार्ट होता है लंग्स का एल्वियोलाई। तो इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बटा हुआ होता है। तो ट्रेकिया से लेके और एल्वियोलाई जो लास्ट पार्ट है, यहां तक का पार्ट आपका कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमें, आप लोगों की डेफिनेशन में हमने लिखा कि आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि भाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करना ही ट्रैकियोस्टोमी कहलाता है। ये बात भी बिल्कुल आपकी राइट है। अब आगे नेक्स्ट चीज देखना आप लोग, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रैकियोस्टोमी का सिंपल मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन बता दिए, दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब आपके एग्जाम में अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि भाई जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, जो इमेज दिखाई गई है, वो किस प्रोसीजर से रिलेटेड है, या फिर इसका नाम क्या है। इस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस ट्यूब का नाम क्या है। तो आपको जो इमेज दिखाई गई है, इसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको टीटी ट्यूब बोलते हैं। और ये प्लास्टिक से बनी हुई टीटी ट्यूब है। दो प्रकार की आती है, एक प्लास्टिक और एक मेटल। इसी को आप लोग पीवीसी के नाम से भी बोलते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बनी हुई ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इस ट्यूब के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देखना, इसके पार्ट्स में एक तो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगी, ये सबसे आउटर साइड में रहता है, बाहर की ओर रहता है ये पार्ट, तो इसको आउटर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आउटर पार्ट। और इस आउटर पार्ट का नाम होता है एडेप्टर। इस आउटर पार्ट का नाम क्या होता है, एडेप्टर। और इस एडेप्टर का जो डायमीटर है वो होता है 15 mm डायमीटर होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्रैकियोस्टोमी का आउटर पार्ट किस नाम से जाना जाता है, इसका डायमीटर कितना होता है, तो आप कहेंगे 15 mm इसका डायमीटर होता है। इस एडेप्टर से ही आपके कनेक्ट रहते हैं, ऑक्सीजन आपकी कनेक्ट रहती है, या फिर आपका वेंटिलेटर आपका कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपका एम्बू बैग कनेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें इससे कनेक्ट हो सकती हैं। तो आप लोगों को इमेजिन कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, तो एक ये पार्ट दिख रहा है, ये आपको दो ओपनिंग दिख रही हैं, इसके अंदर एक चिपकने वाली टेप जैसी एक बांधने की एक बैंडेज आती है, जो इसके अंदर डाल के और इसको नेक के साथ होल्ड कर दिया जाता है ऐसे पीछे की ओर, ताकि आपकी ट्रैकियोस्टोमी है वो कफिंग के दौरान एक्सीडेंटली इसका रिमूवल ना हो सके, इसलिए इसको सेफ रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। अब आपको दूसरी चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको बोला जाता है बेवल। क्या बोला जाता है, बेवल। ट्रैकियोस्टोमी का जो इनर पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसको बेवल नाम से बोला जाता है। और इसके अंदर तिरछी ओपनिंग होती है, ताकि डायरेक्ट इसके अंदर म्यूकस या किसी कारण से ब्लॉकेज ना हो। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा ये जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है, इसमें एक बैलून फूला हुआ है, तो इसको बैलून को बोला जाता है कफ। यानी ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कैसी है, कफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। कुछ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ऐसी आती है जिनमें कफ नहीं होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, उनको अनकफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं। और कफ का अगर आपसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछे तो आप बोलना सिक्योर द ट्यूब, सिक्योर द ट्यूब। ट्यूब को अपनी जगह पे सिक्योर करने के काम करती है ये कफ। ये कफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप इसके अंदर एयर भरेंगे, देखो जब आप यहाँ पे इसके अंदर एयर भरेंगे, तो एयर भरेंगे तो उस दौरान ये कफ है ये फूल जाता है। एक ये पार्ट दिख रहा होगा, इस ढक्कन को खोलेंगे, इस चैम्बर को बोला जाता है पायलेट बैलून, पायलेट बैलून, इसको पायलेट बैलून बोलते हैं।
और यहाँ पे आप लोग एक 10 ml सिरिंज इंसर्ट करके आप लोग क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग इस तरह से आपकी सिरिंज होती है, इससे आप लोग एयर पुश कर देते हैं। इससे क्या पुश कर देते हैं, एयर पुश कर देते हैं। और जब पुश करेंगे एयर तो ये बैलून है ये फूल जाएगा, और बैलून फूलेगा तो ये ट्यूब को सिक्योर रखेगा। उसके अलावा इसका प्रेशर भी आप लोगों को चेक करना चाहिए, और वो कफ मैनोमीटर आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको आप बोलते हैं कफ मैनोमीटर। इस कफ मैनोमीटर की सहायता से इसका हर शिफ्ट के अंदर आपको टीटी प्रेशर चेक करना चाहिए, जिसको टीटी कफ मैनोमीटर भी बोलते हैं। ये नॉर्मल आपका होता है 15 से 20 mm ऑफ Hg होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये नॉर्मल। इससे ज़्यादा होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। मैं आगे बात करूंगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, वहां पे आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आपने देखा होगा ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, इसको इन्फ्लेशन लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन लाइन। यानी इसी लाइन के माध्यम से आपकी जो क्या बोलते हैं एयर है वो अंदर जाएगी। इस इन्फ्लेशन लाइन के द्वारा एयर अंदर जाती है और आप लोगों का क्या होता है, बैलून फूल जाता है। तो इस तरह से आप लोग ये देखेंगे। ये था आपके पार्ट्स कुछ, और जिनको आप लोग बोलते हैं ट्रैकियोस्टोमी के पार्ट। ये बीच वाला पार्ट है, इसको साफ्ट बोला जाता है। कहीं पे भी बीच वाले पार्ट को हमेशा साफ्ट बोला जाता है। बोन में भी आपने देखा होगा, दोनों एपिफाइसिस के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज सैफ्ट। तो ऐसे ही बेवल और एडेप्टर के बीच वाले पार्ट को साफ्ट बोला जाता है। ये पार्ट थे ट्रैकियोस्टोमी के, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद अगला जो हम बात डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बच्चों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज पर्पज ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। सिंपल सा मतलब है भाई कि पर्पज, उद्देश्य क्या है। किसी भी काम को करने का उद्देश्य होता है। आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य है, आपका कोई ना कोई गोल है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। इसी तरह से जब आप किसी पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी लगाएंगे तो उसका पर्पज क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी काम करने का। तो ट्रैकियोस्टोमी के 3 पर्पज यहाँ से आप लोगों को बताए जाते हैं कि 3 पर्पज हो सकते हैं किसी भी मरीज को ट्रैकियोस्टोमी लगाने का। पहला इंपॉर्टेंट पर्पज है टू मेंटेन दी लॉन्ग टर्म एयरवे। लॉन्ग टर्म एयरवे, अगर किसी मरीज का लॉन्ग टर्म लंबे समय तक अगर एयरवे मेंटेन करना पड़े तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं उस पेशेंट को। अब बात यह आती है कि वो पेशेंट अपना एयरवे खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए उसको, और लंबे समय तक अगर नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पे डाल दिया जाता है। अभी लंबा समय क्या होगा तो आप लोग बता देना इसको, मोर देन 15 डेज या 14 डेज आप लोगों को बोल सकता है, मोर देन 14 डेज आप कह सकते हैं, मोर देन 14 डेज। अगर किसी मरीज को 14 दिन या इससे ज्यादा अगर एयरवे मेंटेन करना पड़े, जरूरत पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म एयरवे मेंटेन करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालनी पड़ेगी। पहला पर्पज आपको समझ में आ गया। दूसरे पर्पज की बात कर लेते हैं, और दूसरा पर्पज है फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा सकते हैं, या इसके द्वारा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एडेप्टर वाले पार्ट से ऑक्सीजन की यूनिट को कनेक्ट कर दिया जाता है या एम्बूबैग को कनेक्ट किया जाता है। तीसरा इसका जो उद्देश्य है, जो जरूरी उद्देश्य है, वो है सक्शनिंग ऑफ सीक्रेशन। अगर किसी मरीज की सक्शनिंग इफेक्टिव नहीं हो रही हो तो ऐसे कंडीशन में सक्शनिंग करने के लिए भी आप ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं किसी मरीज के लोअर रेस्पिरेटरी की ओर अगर सीक्रेशंस ज्यादा हैं और उनको अपर एयरवे से उनको अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे, इफेक्टिव सक्शनिंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे कंडीशन में लोअर रेस्पिरेटरी के सीक्रेशंस को निकालने के लिए हम ट्रैकियोस्टोमी कर सकते हैं उस पेशेंट को। या फिर एक्सेसिव सीक्रेशन हो किसी को बहुत ज्यादा और अपर एयरवे ब्लॉकेज हो जाता हो बार बार, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं। 3 आपके पर्पज, 3 उद्देश्य आप लोगों के कंप्लीट हो गए जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी क्यों लगाया जाता है, ऐसा आप लोगों से पूछा जाता है।
यस और नो, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पर्पज, जो आपको समझ में आने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए। आगे मैं आपसे बात करूंगा फिर। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज इंडिकेशन। अगर आप लोगों से बात की जाए कि पर्पज और इंडिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, भाई इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे मरीज हैं, कौन सी बीमारी का ऐसा पेशेंट है जिसको ट्रैकियोस्टोमी लगाना पड़ेगा, दैट इज इंडिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी की जरूरत कौन कौन से मरीजों को पड़ने वाली है, इसका मतलब होता है इंडिकेशन। तो आप लोग यहाँ पे बता दें, पहला मैं आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा हूं कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई भी ऐसा मरीज जिसका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे मरीज को लोअर एयरवे को ओपन करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा मरीज जिसमें लैरिंगियल ऑब्स्ट्रक्शन है, लैरिंगियल ऑब्स्ट्रक्शन, और लैरिंगियल ऑब्स्ट्रक्शन भी आप लोगों को पता है दैट इज दी आल्सो द पार्ट ऑफ द अपर एयरवे। तो लैरिंग्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी उससे नीचे वाले पार्ट को ओपन किया जाएगा। अरे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई नाली का पाइप खराब हो जाए तो जो पाइप खराब है उसके ऊपर के पाइप को छोड़ के नीचे से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। यही रास्ता हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ऊपर के रास्ते में ब्लॉकेज है, इसलिए हमने किसी दूसरे रास्ते को चूज कर लिया और डायरेक्ट ओपन करके वहां से हम आगे एयर पहुंचा रहे हैं। तीसरा पार्ट काम है इसका, तीसरा इंडिकेशन है भाई लैरिंगियल नर्व इंजरी। अगर लैरिंगियल नर्व इंजरी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग यही करेंगे, यही काम, लैरिंगियल नर्व इंजरी या लैरिंगियल स्पाज्म भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो लैरिंगियल नर्व इंजरी या स्पाज्म हो जाए, स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाए लैरिंग्स का, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग उसको ट्रैकियोस्टोमी लगाएंगे। इसके अलावा फोर्थ वन आप लोग बताना यहाँ पे दैट इज इनटॉलरेंस टू ईटी ट्यूब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोग याद रखना बच्चों, इनटॉलरेंस टू ईटी ट्यूब। अरे मेरी बात समझ में आई हो है या नहीं आई है? एक अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक काम होता है जिसमें लॉन्ग टर्म एयरवे मेंटेन किया जाता है। लॉन्ग टर्म एयरवे हमेशा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के द्वारा मेंटेन किया जाता है और शॉर्ट टर्म एयरवे मेंटेन ईटी ट्यूब के द्वारा किया जाता है। ईटी ट्यूब के द्वारा कौन सा एयरवे मेंटेन किया जाता है तो आप बता देना, शॉर्ट टर्म एयरवे मेंटेन किया जाता है, शॉर्ट टर्म एयरवे मेंटेन। इमरजेंसी कंडीशन में डाली जाती है। अगर कोई मरीज कम समय के लिए अगर एयरवे मेंटेन नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में उसको हमेशा ईटी ट्यूब डाली जाती है। और इसलिए ईटी ट्यूब ओनली कितने दिन के लिए, शॉर्ट टर्म एयरवे कितने दिन तक, अप टू 14 डेज, 14 दिन तक आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। 14 दिन से अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको ट्रैकियोस्टोमी के ऊपर प्लान करना पड़ेगा। अगर कोई मरीज 14 डेज तक एयरवे मेंटेन नहीं कर पाता है जिसको ईटी ट्यूब लगी हुई है, अब उसको और ज्यादा अगर एयरवे मेंटेन की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। बात सभी को क्लियर हो गई होगी। या दूसरी कंडीशन में आप ये समझ सकते हैं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जब उनको ईटी ट्यूब डाली जाती है तो एयरवे मेंटेन नहीं कर पाते, तो कुछ कॉन्शियस पेशेंट भी होते हैं और कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट भी होते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट भी एयरवे मेंटेन नहीं हो सकता, या फिर कोई कॉन्शियस पेशेंट हो तो उसमें भी एयरवे मेंटेन ना हो, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा दी जाती है शुरुआत के अंदर। लेकिन जब पेशेंट कॉन्शियस होगा तो ईटी ट्यूब है वो थोड़ा सा पेशेंट को परेशानी करती है, तो मरीज उससे डिस्कम्फर्टनेस फील करता है, इसलिए पेशेंट का अगर हाथ पैर खुला है तो पकड़ के ट्यूब को निकाल के फेंक देता है। इसको बोला जाता है इनटॉलरेंस टू ईटी ट्यूब। अगर कोई मरीज ईटी ट्यूब को टॉलरेट नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा दो। ये आपका इंडिकेशन हो गया। इसके अलावा फिफ्थ जो आपका इंडिकेशन है, लास्ट इंडिकेशन बता रहा हूं, उसका नाम है भाई, आप लोग बताना, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। अगर किसी मरीज को स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आ रहे हैं, गर्गलिंग की आवाज आ रही है सांस के साथ, रेस्पिरेशन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में उसको ईटी ट्यूब डालते हैं, बिकॉज उस पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेशन है
और उन सीक्रेशंस को ईटी ट्यूब के द्वारा सक नहीं किया जा सकता है, उनको ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब डाली जाती है। इसलिए आप लोग बता दें कि ऐसे मरीज को जिसको स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आ रहा है उसको भी हम ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब लगाते हैं। अब आपसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट केम इन कैजुअलिटी विद स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। देखो इसी को आधार मान के एग्जामिनर ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, और एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो आप लोगों से बोल रहा है कि एक मरीज है जो आपके इमरजेंसी के अंदर आया है और इमरजेंसी में आया है, एडमिट है, उसको क्या आ रहा है, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बताओ व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, नर्स को क्या करना चाहिए, तो प्राथमिक उसका काम क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए, कलेक्ट द आर्टिकल्स ऑफ ट्रैक्योस्टोमी, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से बेटा। इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछे तो आप लोग बताना कि कलेक्ट दी आर्टिकल्स फॉर ट्रैक्योस्टोमी, क्योंकि हमें पता है कि जब जब स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन किसी को दिखाई देगा, ऐसी कंडीशन में उसका बेस्ट मैनेजमेंट डॉक्टर क्या करेगा, ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब लगाएगा, यानी परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी करेगा। लेकिन ट्रैक्योस्टोमी करना हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रैक्योस्टोमी मेंटेन करेगा तो परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए हमें क्या अरेंज करने होंगे, हमें अरेंज करने होंगे इक्विपमेंट्स, हमें आर्टिकल्स कलेक्ट करने होंगे। तो हम बेड साइड पे ऐसे पेशेंट के ट्रैक्योस्टोमी की ट्रे और आर्टिकल्स को अरेंज करके रख देंगे। आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल दूं कि एक मरीज है जो आपके इमरजेंसी के अंदर एडमिट हुआ है, जिसको स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन है, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड बाय द नर्स, कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट उसके साथ होने वाला है, नर्स क्या अनुमान लगाएगी। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों बताना परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी, बेस्ट मैनेजमेंट उसका क्या होने वाला है, डॉक्टर उसको ट्रैक्योस्टोमी परफॉर्म करेगा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखना। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैंने लिखा नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें। अदरवाइज आपको विजन ई नर्सिंग का जो आपका ऐप है उसके ऊपर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, या आप लोग हमारे जो भी सेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि सावधानी। भाई सावधानी क्या याद रखनी है हमें, तो सावधानी की अगर बात हो तो आप लोग बोलना कि सावधानी क्या यूज करेंगे आप लोग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ट्रैक्योस्टोमी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, आप लोग बताएं। सावधानी किसको नहीं लगानी है, तो इसका एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इन्फेंट और नियोनेट जो होते हैं उनको ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब नहीं लगानी चाहिए। तो आप बोलना यहाँ पे इसका एक इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, सॉरी, और उस कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चों को ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब नहीं डालना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है। लेकिन कभी कभार किसी ऐसी सिचुएशन में डाला भी जा सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट या आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ओनली पूछा जाए तब आप लोग बताना कि इन्फेंट और नियोनेट्स के अंदर ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब जल्दी से नहीं डालते हैं। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों से बात करेंगे, अगला जो आप लोगों का पार्ट है वो देखें आप लोग। नेक्स्ट आप लोग बोलें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। चलो मेरे पास जगह है, मैं वो दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका, हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन नोट ना करें इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। देखिएगा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, पहला क्वेश्चन था पेशेंट, शॉर्ट कर देता हूं क्वेश्चन को, केम इन इमरजेंसी विद
स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक तो ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन सुन लें और आंसर सुन लें। ऑप्शन दोनों में सेम होंगे, बस एक बेस्ट मैनेजमेंट जुड़ जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे कलेक्ट आर्टिकल्स ऑफ ट्रैक्योस्टोमी। बी आपको बोला होगा मैंने इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर या एचसीपी को इन्फॉर्म करेंगे। सी आप लोग बोलना O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन लगाएंगे उसे। या फिर डी मैंने बोला था परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी, परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी। आपका जो राइट आंसर था वो बच्चों, आपका राइट आंसर आप लोगों ने बोला यहाँ पे दैट इज ए। राइट आंसर ए बोले आप लोग राइट आंसर। कलेक्ट द आर्टिकल्स ऑफ ट्रैक्योस्टोमी। नर्स का अगर प्राथमिक जिम्मेदारी आप लोगों से पूछी जाए, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर नर्स का आप लोगों से पूछा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग बताना कि उसको हम क्या करेंगे। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप लोगों से पूछा था स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन में। यही पेशेंट है केम इन कैजुअलिटी विद स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करेगा तो ऐसी कंडीशन में आप लोग बेस्ट मैनेजमेंट अगर आपसे पूछे तब आप लोग कहेंगे परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी। इसको आप लोग बोलना बेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपसे बेस्ट मैनेजमेंट पूछे, एक पेशेंट है जिसका ट्रैक्योस्टोमी नहीं लगा लेकिन उसको स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आ रहा है, तो उसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या करना होगा, तब आप डी को आंसर करेंगे परफॉर्म ट्रैक्योस्टोमी। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग देखें ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब है, इसका क्लासिफिकेशन आ रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई क्लासिफिकेशन कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्योस्टोमी। अगर हम ट्रैक्योस्टोमी की क्लासिफिकेशन की बात करें, ट्रैक्योस्टोमी का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन सी टाइप की ट्रैक्योस्टोमी होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप लोग यहां से भी बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी। एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं देख लेता हूं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन आप लोग इससे क्या समझते हैं क्लासिफिकेशन से, तो दो चीज समझ में आएंगी। अलग अलग बेसिस के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक पहला बेसिस है आप लोगों का दैट इज मैं ए बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, जगह के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे ट्रैक्योस्टोमी कितने प्रकार की होती है। प्लेसमेंट के आधार पे ट्रैक्योस्टोमी 3 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है आपकी हाई ट्रैक्योस्टोमी। फर्स्ट क्या है, हाई ट्रैक्योस्टोमी। सेकंड आप लोग बता देना, सेकंड नंबर आप लोअर ट्रैक्योस्टोमी, लोअर ट्रैक्योस्टोमी। और थर्ड आप लोगों से अगर पूछे तो प्लेसमेंट के आधार पे बताना प्रोफाइलेक्टिक, प्रोफाइलेक्टिक ट्रैक्योस्टोमी। और फोर्थ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताना इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी, इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी। अब बात सुने मेरी, वन बाय वन आप लोग देखें। जो हम इंसिजन लगाते हैं यहाँ नेक में, जो ट्रेकियल जो एरिया है, ट्रेकिया के अंदर आप लोगों को पता है, जैसे ये ट्रेकिया है तो इस ट्रेकिया के अंदर सी शेप की ऐसे 16 से 20 रिंग पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं ये, इनको ट्रेकियल रिंग बोला जाता है, ट्रेकियल रिंग। इन रिंग्स के पास में क्या लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है। तो कौन सी रिंग के ऊपर कौन से डायरेक्शन में इंसिजन लगाया जाता है, इसी के आधार पर ट्रैक्योस्टोमी 4 प्रकार की हो सकती है।
अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक है आपकी हाई ट्रैक्योस्टोमी। तो जो हाई ट्रैक्योस्टोमी है इसमें जो हम इंसिजन लगाते हैं वो इंसिजन बताना सेकंड एंड थर्ड रिंग पे लगाते हैं, सेकंड एंड थर्ड रिंग पे लगाते हैं। लेकिन जो लोअर ट्रैक्योस्टोमी है इसके अंदर हम थर्ड एंड फोर्थ पे लगाते हैं। जो आपका इंसिजन है वो कहाँ लगाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। बात समझ में आई। अगर सेकंड और थर्ड रिंग के ऊपर की ओर लगाए, जस्ट जहां से लैरिंक्स खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे से आप लोग इंसिजन लगा के ओपनिंग करके होल गड्ढा कर देते हैं तो इसको आप हाई ट्रैक्योस्टोमी बोलते हैं। अगर और नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा तो उसको लोअर ट्रैक्योस्टोमी बोल देते हैं। जगह बोलना थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। इसके बाद आता है प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है ये प्लान ट्रीटमेंट है, ये बचाव के लिए प्लान करके लगाई जाती है, प्रोफाइलेक्सिस करने के लिए किसी मरीज का। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे प्लान, एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि कैंसर जो पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट्स को ट्रैक्योस्टोमी लगाई जाती है प्लान करके कि मरीज अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनकी जान को बचाने के लिए प्रोफाइलेक्सिस हो गया ऐसी ट्रैक्योस्टोमी को। इंसिजन साइट बोले, अगर इंसिजन साइट बोले तो आप बोलना सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के ऊपर इंसिजन लगा सकते हैं। उसके बाद या फिर आप बोलना थर्ड एंड फोर्थ, दोनों ही साइड पे लगा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन को बोलना यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इंसिजन लगाते हैं, हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल का मतलब होता है समानांतर। हॉरिजेंटल का मतलब इंसिजन आपका ये वाला इंसिजन इस नेचर का इंसिजन लगाएंगे, सेकंड और थर्ड रिंग पे इस डायरेक्शन में इंसिजन लगाएंगे, दैट इज हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ऐसे लगाएंगे आप लोग, ऐसे वाला नहीं लगाना है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इमरजेंसी जो आपका ट्रैक्योस्टोमी है ये इमरजेंसी सिचुएशन में लगाया जाता है, इमरजेंसी कंडीशंस में लगाया जाता है। और इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है तो इसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन यूज की जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन आप लोग बोल सकते हैं इंसिजन इस प्रकार से लगाते हैं, खड़ा इंसिजन लगाते हैं। तो ट्रैक्योस्टोमी चाहे ऊपर करनी पड़े चाहे नीचे करनी पड़े आसानी से हो जाती है, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में इंसिजन की डायरेक्शन वर्टिकल होती है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो मरीज को इंसिजन जो साइट है वो थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे लगाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ पे लगाएंगे आप लोग, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अलग अलग पूछेगा तो आपको इस तरह से बताना है, या आपसे बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रैक्योस्टोमी, इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है ट्रैक्योस्टोमी लगाने की। अब आपका वन वर्ड में आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे सेकंड एंड थर्ड रिंग, थर्ड एंड फोर्थ रिंग, फोर्थ एंड फिफ्थ रिंग, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिंग। तो मोस्ट कॉमन अगर साइट आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग बच्चों बताना मोस्ट कॉमन साइट है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इज द मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रैक्योस्टोमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग भी याद रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे तो मोस्ट कॉमन साइट बता दो ट्रैक्योस्टोमी कहाँ लगाया जाता है। तो आप लोग बताना बच्चों थर्ड और फोर्थ रिंग के ऊपर, ट्रेकियल रिंग के ऊपर ट्रैक्योस्टोमी लगाते हैं। मोस्ट कॉमन क्यों है, आपने देखा होगा सारी की सारी में थर्ड और फोर्थ का नाम आ रहा है ज्यादातर में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हुई, थर्ड और फोर्थ। वो साइट जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है और सेफ भी होती है उसको मोस्ट कॉमन साइट बोला जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमने बेटा अभी तो, और किसके आधार पे पढ़ा है तो आप लोगों ने बताया अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। बी में आप लोगों को बता रहा हूं प्लेसमेंट के आधार पे तो आपने बता दिया कि ट्रैक्योस्टोमी 4 प्रकार की होती है, लेकिन अब ड्यूरेशन के आधार पे भी आप लोग बता दें कि जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, भाई ड्यूरेशन के आधार पे ट्रैक्योस्टोमी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की हो सकती है ड्यूरेशन के आधार पे। पहली आप लोग बताना
एक होती है टेम्पररी ट्रैक्योस्टोमी, टेम्पोररी ट्रैक्योस्टोमी। दूसरी होती है आपकी परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी। नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा, परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी। एक वो ट्रैक्योस्टोमी है जो कुछ समय के लिए लगाई जाती है, एक वो ट्रैक्योस्टोमी है जो ज्यादा लंबे समय के लिए लाइफ लॉन्ग लगाई जाती है, तो उसको परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी बोल दिया जाता है। आप लोगों से समय पूछा जाता है कि टेम्पररी ट्रैक्योस्टोमी है वो कितने दिन के लिए लगाई जाती है, तो आप लोग बोलना 6 to 8 वीक। अगर आपसे टाइम बोले टेम्पररी ट्रैक्योस्टोमी कितने दिन के लिए लगाई जाती है, 6 से 8 वीक। कौन सी साइट यूज की जाती है, 3rd and 4th रिंग यूज की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बताना, जो आपकी परमानेंट है ये लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग का आप लोग मतलब समझना, जब तक है जान। आपने एक मूवी देखी होगी, जब तक है जान, जब तक जिंदा है तब तक आपको ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब के साथ ही जीना पड़ेगा। इसको बोलते हैं परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। इंसिजन आप दोनों जगह लगा सकते हैं, 2nd and 3rd रिंग यूज कर सकते हैं, और 3rd and 4th ट्रेकियल रिंग को भी यूज कर सकते हैं इंसिजन लगाने के लिए। 2 बेसिस आपके कंप्लीट हो गए, आप लोगों को मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी आप लोगों के क्लियर कर दिए मैंने यहाँ से। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अलावा है तीसरा बेसिस, और तीसरे बेसिस की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, दैट इज सी बेसिस बोले तो अकॉर्डिंग टू कफ। अकॉर्डिंग टू कफ, भाई कफ के आधार पे अगर ट्रैक्योस्टोमी को बांटा जाए तो कफ के आधार पे 2 प्रकार की ट्रैक्योस्टोमी हो सकती है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, एक कफ्ड ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, कफ्ड ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, और एक होती है अनकफ्ड ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, अनकफ्ड ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। ये 2 ट्यूब हो सकती हैं। कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब है, इसको बच्चों आप लोग बोल देना कि इसके अंदर कफ यूज किया जाता है, और ये कफ क्या करता है, सिक्योर करता है उस ट्यूब को। विद कफ्ड बोल सकते हैं और अनकफ्ड बोल सकते हैं। तो कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब अगर आपसे पूछे तो सिक्योर द ट्यूब। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन यूज इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर जो ट्यूब यूज की जाती है ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, वो मोस्टली कौन सी यूज की जाती है, कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब यूज की जाती है। लेकिन बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन यूज इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर जो ट्यूब यूज की जाती है मोस्ट कॉमन ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, मोस्ट कॉमन टीटी ट्यूब, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमन टीटी ट्यूब दैट यूज इन चाइल्ड, तो आप कहेंगे अनकफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, क्योंकि बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कर सकती है। लैरिंग्स है वो बहुत नैरो पार्ट होता है रेस्पिरेटरी का, और बच्चों में और भी ज्यादा नैरो होता है, तो उसको इंजरी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बच्चों में कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब यूज नहीं करना चाहिए। आइडियली मैंने आप लोगों को बता दिया, ये थे क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, 3 चीजें पढ़ी हमने। एक डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के बाद हमने पर्पज पढ़े, इंडिकेशन पढ़े, और पर्पज और इंडिकेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे वो पढ़े, और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब का। और क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस के आधार पे पढ़ा। एक बेसिस हमने अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट पढ़ा, और अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब 4 प्रकार की हो सकती है। एक होता है हाई ट्रैक्योस्टोमी, एक होती है लोअर ट्रैक्योस्टोमी, एक होती है प्रोफाइलेक्टिक ट्रैक्योस्टोमी, और एक होती है इमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन के आधार पे पढ़ा, एक परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी होती है, एक आपकी टेम्पररी ट्रैक्योस्टोमी होती है। तीसरा हमने अकॉर्डिंग टू कफ के आधार पे पढ़ा, एक कफ ट्रैक्योस्टोमी होती है, एक अनकफ ट्रैक्योस्टोमी होती है। तो कफ वाली है वो सिक्योर रखती है ट्यूब को, अनकफ है वो मोस्ट कॉमन बच्चों में यूज की जाती है। मोस्ट कॉमन अगर साइट आप लोगों से पूछी जाए टीटी लगाने की, तो आप कहेंगे 3rd and 4th ट्रेकियल रिंग।
इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से आगे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सेकंड जो आपका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।